नमस्कार, मैं हूं वसीम राशिद और ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। और ब्लैक एंड वाइट में जाहिर है हम 2-3 दिन से जो बहस कर रहे हैं वो पार्लियामेंट सेशन पर कर रहे हैं। आज भी बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है और अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं देख रही थी 2-3 चैनल्स पर कि बाकायदा बड़ी ये तय हो गया है कि 2 बजे जो है वो महंगाई पर बहस की जाएगी। महंगाई पे बहस होगी, होना भी चाहिए। महंगाई पे अगर वोटिंग नहीं होती है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए। और सारी मीडिया वक्त का बर्बाद सारी मीडिया लोगों को गुमराह कर रही है। इम्पोर्टेंट लगी फिर भी मुझे, सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर ये पार्लियामेंट देश की जनता के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख सकती, उनकी समस्याओं, उनके दुख, उनकी चिंताओं का समाधान नहीं दे सकती है, बंद कर दो ये पार्लियामेंट। देखिए, आपके बीच में एक बात काट के मैं कह रही हूँ डॉक्टर मनीष के ये मीडिया का जो रोल आप कह रहे हैं ये इतना ख़राब है कि यंग जनरेशन, जैसे मान लीजिए मेरा बेटा बैठा हुआ है और वो टीवी देख रहा है, तो उसका कहना ये था, ठीक तो कह रहे हैं जो ये कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि सेशन चलने नहीं दे रहा है, सारा वक्त का नुकसान हो रहा है, ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम कह रहे हैं, जो आप और मैं समझ सकते हैं कि अगर ये अपोजिशन बहस नहीं करेगी और मुद्दे सामने नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा है पार्लियामेंट सेशन का चलने का। ये यंग जनरेशन का दिमाग किस तरह से हटाया जा रहा है उस असल मुद्दे से, ये काम रह गया मीडिया का आजकल। लेकिन ये बच्चों का खेल है। आज जो सरकार करने जा रही है वो एक बड़ा खतरनाक खेल कर रही है। आज अचानक सरकार तो कह रही थी कि जादू की छड़ी नहीं है, और आज अचानक महंगाई दर जो है 10.63 से घट के 9.3, 9 के आसपास। ये जादू काम हुआ कहां से? व्हाट हैपेंड? अचानक से ये कैसे गिर गया? आपने तो कोई पॉलिसी डिसीजन लिया नहीं। ऊपर से महंगाई और बढ़नी भी चाहिए। रीजन रुपया सस्ता हो गया, तो महंगाई तो और ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल रहस्य है, इसलिए मैंने कहा बहुत करामती देश है अपना। आज जो है शाम में हर चैनल पे डिबेट होगा, क्या खुदरा बाजार में एफडीआई को अंदर उसको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा 5 दिन पहले कि कैसा विंटर सेशन में क्या होगा, तो मैंने आपको पहला इशू जो बताया था, वो पहला इशू मैंने बताया था कि एफडीआई इन रिटेल सेक्टर ये सबसे खतरनाक होगा, और सरकार यही काम कर रही है। इसलिए समझना जरूरी है कि भाई ये सरकार करना क्या चाह रही है, हो क्या रहा है, और इस इशू के ऊपर सही रास्ता क्या होना चाहिए। अब देखिए, एफडीआई सब लोग जानते हैं बिल्कुल कि विदेशी निवेश जो है, बाहर से कोई कंपनी पैसा लगाती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, उसको जो है हम एफडीआई कहते हैं। विदेशी पूंजी जो है भारत में, हमने क्या किया, हमने गेट खोल दिया। तो पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपको कहा जाए कि भाई नेपाल में बिजनेस करना है आपको, तो आप वहां क्यों जाओगे? वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए? आपकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो हम नेपाल अगर बिजनेस अगर अपना फैलाएंगे तो इसलिए नहीं फैलाएंगे कि नेपाल में मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अरे बाबा, उनके एग्रीकल्चर को ठीक करना है, मुनाफे के लिए करेगा, हम मुनाफे के लिए करेंगे। जाहिर है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निवेश आप बाहर से करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है विदेशी निवेश को हिंदुस्तान लाने का। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है। अब वजह क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या होगा? सरकार जो है वैसे वैसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे विदेशी मॉल्स, उसको मॉल ही कहते हैं, उसको बेसिक ये समझिए कि जैसे
बहुत लोगों ने उस तरह के शॉप्स खरीदे। हिंदुस्तान में है, जैसे बिग बाज़ार है, जैसे बिग बाज़ार है या फिर रिलायंस का है, या इस तरह के जो मॉल्स जो होते हैं जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारे ब्रांड्स के जो है सामान मिल जाते हैं और आप ले आते हैं। तो जो अमेरिका और यूरोपियन लाइफ स्टाइल है, तो वहाँ इसी तरीके का जो है मॉल्स वगैरह डेवलप होता है, जिसको, और जो वर्ल्ड लीडर इसमें जो है वो वॉलमार्ट है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये जो हिंदुस्तान में जो है वैसे वैसे लोगों को हम लेकर के आएंगे, ठीक, मुनाफा वो लेकर जाएंगे। हिंदुस्तान में क्या होगा? तो हिंदुस्तान में ये होगा कि हिंदुस्तान में जो हम सामान खरीदते हैं वो क्या बेचेंगे? वो हेलीकॉप्टर बेचने नहीं आ रहे हैं। रिटेल सेक्टर का मतलब कि जो कंज्यूमर गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स होता है, जिसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जो है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हम मोहल्ले में, अपने शहर में, घर के पास के दुकान में जो किराना शॉप जो होता है, जो सामान खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, घर के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो सामान होते हैं, तो वो मॉल्स में बिकेंगे। हम लोग अभी किस तरह से खरीद रहे हैं, उसे कौन बना रहा है, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। रीज़न, ये सारा कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो टेलीविजन चैनल में बैठने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में रहने वाले जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम नहीं है। कि फिर मैं इस बात को, मैंने पॉलिसी मेकर्स को इस बात को समझना चाहिए कि यह देश जो है 80% ऐसे लोग हैं जिनकी आय जो है पर डे $2 से कम है। इसका मतलब क्या है? अगर आप गांव जाएं, मैं गया हूं, मैं बहुत करीब से गांव को देखा हूं, छोटे छोटे शहरों को भी देखा हूं जहां अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है और इस तरह के प्रोडक्ट जैसे रेडी वाला और सब जो ये सब जो है, ये तो जनरली जो है वो वहां पे होता ये है कि कोई मजदूर है। दिल्ली में भी होता है, दिल्ली के बहुत सारे जगहों पे होता है जहां डेली वेज पे काम करने वाले लोग रहते हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है कि वो दिन भर का एक, वो 30 रुपये देते हैं, 40 रुपये देते हैं, और वो जो किराने की दुकान में जो आदमी बैठा हुआ है, वो उसके पुड़िया में, वो उसको मालूम है कि इसको 40 रुपये में क्या सामान चाहिए खाने के लिए, तो वो 50 ग्राम तेल भी देगा, पुड़िया में थोड़ा सा नमक भी देगा, थोड़ी सी हल्दी, मसाला, राइस, दाल, ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स्ड आइटम बना करके वो जो है वो पैकिंग देता है, और वो आदमी वापस जाता है, कहीं वहीं से लकड़ी उठाया या केरोसिन ऑयल से स्टोव पे जलाया और वो बनाया और खाया और फिर वो खत्म हो गया। अगर उसको काम नहीं मिला तो उस दुकानदार के ऊपर जो है वो कर्ज रह जाता है, वो दे देता है। गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं उनका जीवन ऐसे ही चल रहा है कि वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कभी कभी आपकी इंफॉर्मेशन में तो मैं पूरी तरह खो जाती हूँ डॉक्टर मनीष, के कुछ पूछना ही भूल जाती हूँ। ये इतनी इम्पोर्टेंट गांव में आप देखेंगे, अब ये देखिए नहीं, ये तो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के और एसी कमरों में बैठ के नीति बनाने वालों को ये आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। आप गाँव में जाइएगा, आप देखिएगा कि कोई लेडी जो है वो 6 बजे 7 बजे है दुकान, उसका पति आ गया, डेली वेज पे काम करता है, कि पैसे लेकर के आया, 20 रुपए दे गया, कुछ वो उसकी शराब भी पी गया, जो घर में दिया उसका वो लेने जा रही है, राशन पानी लेने जा रही है, और रोज वो बनाया और वही खाया और खत्म हो गया। और अगर मान लीजिए कल काम नहीं है तो भूखे हैं, किसी के पास जाकर के मांग लिया, किसी के घर में जाकर के कुछ कह दिया कि भाई दे दो, आज दे दो। तो ये एक पूरा जो है, इससे तो एक बात ये समझ में आती है कि इस तरह के देश में अब ये आर्गुमेंट दिया जाए कि दिस इज माय राइट टू हैव चॉइसेस, हम अच्छे सामान का इस्तेमाल करें, ये मेरा अधिकार है, इस तरह की लॉजिक आज आपको प्रो गवर्नमेंट अंग्रेजी चैनलों को ध्यान दीजिएगा तो आपको इस तरह के लोग इस तरह के आर्गुमेंट देते हुए नजर आएंगे कि भाई हम दिल्ली में हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है अच्छे अच्छे मल्टी ब्रांड्स के और बड़े बड़े ब्रांड्स के सामान आए, हम उसको खाएं, उसका हम इस्तेमाल करें।
ये एथिकली रॉन्ग है, इनह्यूमन है। आपकी राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही राइट है आपकी, लेकिन ये इनह्यूमन है। ये इनह्यूमन इसलिए है कि तो गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज क्यों लेकर के आ रही है। बहुत सारी कंपनियां, वॉलमार्ट डायरेक्टली हिंदुस्तान में नहीं आएगा। ये कंपनियां जो लोग जो होर्डिंग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े जो रिलायंस हो या फिर बिग बाजार हो, इस तरह के जितना जो चेन है, जिसकी वजह से जो है जमाखोरी हो रही है, जिसकी वजह से जो है प्याज और टमाटर अपने मन से कभी कभी महंगा हो जाता है और कभी कभी, अब आप देखिए, सही बात है, चीनी महंगा होने वाला है। क्यों? आपने एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। क्यों अलाउ कर दिया? कंपनी कमाएगी उससे। क्या हम देश में इतना बनाते हैं कि हमें हमारी चीनी की सारी जरूरत पूरी हो जा रही है? क्या सरप्लस में बना रहे हैं? आप इतने एक्सपोर्ट लाइसेंस दे दोगे तो वो कहां जाएगा? तो 3-4 दिन के अंदर में आप देखिएगा कि 2-3 रुपए जो है महंगी जो है वो चीनी होने वाली है। तो आपने क्या किया? आपने इन कंपनी वालों को, जो पहले से ही महंगाई के मेन जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मैं बार बार मैं कहता हूं कि इस महंगाई का मुख्य कारण जो है, ये बड़े बड़े बिग हाउसेस जो डायरेक्टली खेतों से सामान को उठा करके अपने यहां जमा कर लेते हैं और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। तो एफडीआई जो है उनके यहां आएगा तो बिग बाजार जितना अभी दुकान खोल रहा है या बड़ा बन रहा है, उससे कहीं बड़ा नजर आएगा। उनको फायदा होगा, उनको आप जो है कमाने का मौका देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा करामती देश है ये, और पूरी बात आपकी और इसलिए अचानक से 1%, 1.5% जो है महंगाई दर कम होता है। ये पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसमें कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सडनली ये जो बड़े बड़े बिग हाउसेस जो हैं, माने संदेह है। तो ये चीज है। अब आप क्या कर रहे हो? कोई नीतिगत फैसला कर लेते हो। तो येचुरी साहब बोले थे, बहुत मैंने कायदे की बात लगी कि अगर हम विदेशी पूंजी को हिंदुस्तान में आने का मौका देते हैं तो 2-3 चीज होनी चाहिए। एक कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन चेन सुधरे। दूसरा, उससे एम्प्लॉयमेंट हो। और तीसरा, उससे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो प्रोडक्शन का। 3 चीज। सरकार क्या कह रही है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के हम सिग्नेटरी हैं, इसलिए हमको जो है वो ओपन करना होगा, कंपटीशन लगाना होगा। ठीक है भाई। बहुत लोग आज आप सुनेंगे, लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि भाई इकोनॉमी को फ्री कर दे रहे हैं तो कंपटीशन में होना चाहिए, कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा होगा। अरे बाबा, ये छोटे छोटे दुकानदार, रेडी वाले वॉलमार्ट से क्या कॉम्पीट करेंगे? चूहे और शेर की कहीं कहीं कंपटीशन होती है? वॉलमार्ट तो कंपटीशन खत्म कर देगा। अब ये बताइए, मनमोहन सिंह को जो है माइक टायसन से बॉक्सिंग लड़वा दीजिए। अब बताइए भाई, कंपटीशन है, ये कौन सी लॉजिक है? तो आप क्या करोगे? शरद यादव जी बता रहे थे कि 22 करोड़ अनऑर्गेनाइज, जैसे मैंने कहा कि 97% जो हमारा जो बाजार का जो पूरा जो सिस्टम है वो 97% उसमें जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। 22 करोड़ लोग जो है उसमें, तो वो कहां जाएंगे? और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बड़ी बड़ी कंपनियां जो है खेतों से, कंपनियों से जहां प्रोडक्शन होता है वहां से सामान उठा करके अपने गोदामों में वो जमा कर ले, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर दे। बाजार में जो है टमाटर, कपड़ा, चीनी, जो जरूरत का सामान जो होता है, मसाले, दाल, ये जो है आप महंगे हो जाएंगे खुद ब खुद। और आप जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में 11-11 लाख, 12-12 लाख रुपए देकर के नेशनल एडिशन में ऐड देकर के आप बताओगे कि हाँ 2 रुपए सस्ते हैं।
मैं थोड़ा सा इसमें एक बात मैं सिर्फ जोड़ना चाह रहा था कि सरकार, मैंने बताया ना कि देश बड़ा करामती है। सरकार ने ये एफडीआई का शगुफा इसलिए छोड़ा है, उसको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, उसको वो लागू करना चाहती है। और ये इशू ऐसा है कि शाम तक आप देखिएगा कि सब लोग महंगाई छोड़ के इसी के पीछे लग जा रही थी 2G मामले पर। ये जो इस वक्त इन लोगों को 5 लोगों को जमानत दी गई है, इससे क्या संदेश मिल रहा है हमको, क्या समझना चाहिए? कुछ नहीं इसमें। इसके आगे मैं एक सवाल और करूंगी फिर आपसे। इसमें कुछ नहीं समझना है। एक रूलिंग जस्टिस ओपी सैनी ने दी है कनिमोई और राजा के केस में। बिल्कुल बिल्कुल। कल फिर कनिमोई की जो है बेल की सुनवाई। तो कनिमोई को लग रहा है कि भाई इन लोगों को छोड़ा गया है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, ये कहना चाहिए। करीम मुरानी भी शामिल है उसी। बेल मिलने का मतलब है कि प्रोसेस इस तरीके का होता है कि भाई किसी आरोपी को आपने पकड़ा, उसको आपने बेल नहीं दिया कि भाई ये व्यक्ति अगर इसको खुला छोड़ दिया गया तो ये एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है या इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है या उससे पूछताछ करनी है, उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, आदि आदि ग्राउंड्स होते हैं कि उसको डिटेन करने का। अब चार्जशीट दायर कर दिया गया है, ये लोग आरोपी हैं, सीबीआई कह रही है कि भाई अब इनसे कोई पूछताछ करने की मुझे जरूरत नहीं है, इन लोगों को बेल दे दिया गया। अब कल कनिमोई को मिले या ना मिले ये अलग सवाल है, क्योंकि ए राजा का जो को बेल नहीं दिया गया वो अलग सवाल पे उन्होंने दिया। तो अब देखिए, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, जो जस्टिस ओपी सैनी ने जो जजमेंट दिया और जो बातें कही, वो बातें ये थी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, सरकार और देश की जनता का के पैसे का जो है कि लूट के लिए जो है आपने डिलिबरेटली इसको कॉन्स्पायर किया और इतने अहम पोजीशन पे, इसलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, इसलिए आपको बेल नहीं दिया जाएगा। आप क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं, अगर उस लॉजिक को अगर इन 5 के ऊपर अप्लाई करें तो जज को ये लगा होगा कि ये लोग तो छोटे मोटे मोरे हैं। मोरे मैं कहना चाहती थी कि मेरा ख्याल है शायद यही लगा होगा जज को कि ये छोटे मोटे मोरे हैं, इनको जाने दो, क्योंकि इनके मालिक ही तो मेन सेटर और गेटर हैं, वो हैं शाहिद बलवा हैं और तो ये लोग जो है करीम मुरानी हैं, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, तो अभी बड़े तो वो लॉजिक मुझे लगता है कि जज को लगा होगा कि भाई ये लोग तो खामखा पिस रहे हैं कि अगर फायदा इनकी कंपनियों को होना है तो इन भाई साहब ये जो मैनेजर्स हैं इनको इनके तनख्वाह के अलावा थोड़ी कुछ उसमें बेनिफिट होने वाला था। बिल्कुल। तो ये जो कर रहे थे वो कंपनी के बिहाफ पे कर रहे थे, दे आर नॉट द ओनर ऑफ दिस कंपनीज। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि कोर्ट ने इन लोगों को बेल दे दिया और अच्छा किया। लेकिन हाँ, बेल मिलने का मतलब बरी होना नहीं होता। अब वो तो खैर बेल मिलने का मतलब है कि भाई आपको राहत मिल गई कि भाई आप घर से रहें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और ये सारा कुछ जो है वो चलता रहेगा। जब कोर्ट बुलाएगा तब तक आपको उसमें पेशी होगी, आपकी तो आना होगा, ये सब कुछ तो जाहिर है बेल का मतलब है। ये जो है इस मसले का पूरा सार है। एक बात बताइए कि इधर इन 5 लोगों को बेल मिल गई है, उधर ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, कनिमोई हैं, राजा हैं, बलवा हैं, उस्मान हैं और कई और बड़े अहम लोग जो अभी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अभी चिदम्बरम अपनी जगह हैं जिन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिनके खिलाफ सारे एविडेंसेस हैं और बिल्कुल सामने हैं और जो कहीं कोई ढके छुपे नहीं हैं। इन सब को अगर आप स्टेप्स में लेकर चलते हैं डॉक्टर मनीष, तो क्या सूरत नजर आ रही है, कैसा लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको कि चिदम्बरम को किस हद तक बचाया जाएगा? देखिए, चिदम्बरम साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं होगा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसकी सुनवाई हो गई है और उसके ऊपर जल्दी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाने वाली है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट विल गिव अ वेरी डिटेल्ड, क्योंकि इतना टाइम ले रही है, जजेस वगैरह जो है इतना टाइम ले रहे हैं, तो वो गहन अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि जजमेंट कोई आसान काम नहीं होता है, और खास करके इतने, क्योंकि ये जजमेंट ऐसा होगा कि जो आगे आने वाले समय के लिए वो एक मील का पत्थर हो जाएगा, और ये जो एग्जाम्पल बन जाएगा कि किस केस में कैसे कैसे क्या होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उसमें टाइम लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा देन वी विल नो कि चिदम्बरम साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है या नहीं होना है। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन दिल्ली में जो, दिल्ली हाई कोर्ट में जो दूसरा जो लोअर कोर्ट में जो सीबीआई कोर्ट में जो मामला जो चल रहा है कि जिसमें वहाँ पे वो सुब्रमण्यम स्वामी इनके खिलाफ इनके कन्विंस होने का, सब कुछ होने का जो सबूत दे रहे हैं, तो इसको लेकर के सीबीआई को फैसला करना होगा, सरकार को फैसला करना होगा, और कोर्ट से किस तरीके की बात होती है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ये बेसिकली है क्या, ये जुडिशल मामला है, ये मामला कोर्ट में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि विलंब हो रहा है। लेकिन आप जो बात पूछ रही हैं जी, उस सवाल का जवाब लीगल जवाब नहीं है, उस सवाल का जवाब पॉलिटिकल मोरालिटी से जुड़ा हुआ है कि क्या एक मंत्री जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, वो बराबर क्या वो मौजूद है, बहस क्या वो है, बिल्कुल पार्लियामेंट में या अपनी कुर्सी पे रह सकता है, वही मैंने कहा कि इस वक्त बहस में उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में पूरा मौजूद है, वो प्राइम मिनिस्टर के बाजू में बैठा हुआ है, सारे सब कुछ चल रहा है, तो क्या एक मोरालिटी इस बात की इजाजत देती है? ये भी मैं पूछना चाहती थी, ये चीज जो है जो आपने सही पकड़ा, ये कहना चाहती थी। मैं ये कह रहा हूं कि उसको अगर हम तौले, यही कांग्रेस पार्टी है, लाल बहादुर शास्त्री अगर होते चिदम्बरम की जगह तो वो कब का रिजाइन कर चुके होते हैं। ये नहीं कर रहे हैं, ना ही इनको वीपी सिंह होते वो रिजाइन कर दिए, तो देखिए रिजाइन कर दिया, तो उन्होंने रिजाइन किया, बिल्कुल एज ए डिफेंस मिनिस्टर ही रिजाइन, बिल्कुल बोफोर्स का मामला आया एंड देन ही रिजाइन एंड और ये आप देखिए, ये मजेदार बात मैं बता रहा हूं कि उनके डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए ये हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड ही बिकेम द चैंपियन। He not only resigned, he fought against the whole deal। और ऐसा ही डील मैंने सिर्फ लड़े ही नहीं, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। तो ये ईमानदारी का एक अलग जज्बा है और एक अलग एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो ये काम जो है उस मॉरलिटी की अभी यहाँ पर हमारे यहाँ प्रेजेंटली बहुत कमी है। कभी मत बोलिए, कभी नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, जो भी है। अब जिस व्यक्ति, जिस प्रधानमंत्री के पास वो कागज हो, जिनके पीएमओ के इशारे पे वो कागज बना हो तो कि भाई इसी बात पर कि चिदम्बरम साहब के नॉलेज में सारा कुछ हुआ है, वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आंख के सामने है और उनके बगल में वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये तो अपने आप में शर्मनाक है। तो ये चीज जो है प्रधानमंत्री का ईमानदार होना, मैंने 1.5 साल 2 साल पहले मैंने एक रिव्यू किया था, और जब 1 साल हुए थे UPA 2 के, तो मैंने उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ईमानदार तो हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी का जो परछाई है वो कैबिनेट पर नजर नहीं आता। तो किसी व्यक्ति का स्वयं में ईमानदार होना इज नॉट सफिशिएंट अनटिल अनलेस इफ यू आर ए लीडर, देन अगर आपकी पूरी टीम में अगर बेईमान भरे हुए हैं, पॉलिटिकल मोरालिटी इन लोगों के पास नहीं है, तो आपको भी लोग पॉलिटिकल इमोरल ही कहेंगे। अच्छा डॉक्टर मनीष, हमारे वैसे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, चलते चलते बस मैं थोड़ी सी 2 बात और करना चाहूँगी कि जिस तरीके से रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री जो 43 इयर्स ओल्ड हैं उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, और उनको एक 80+ पर्सन और एक 40+, तो क्या आपको लग रहा है, अच्छा टाटा की कंट्रीब्यूशन से कंट्री में हम इनकार नहीं कर सकते, जाहिर है चारों तरफ उनके प्रोडक्ट्स, उनकी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, और वो एक बहुत ही हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है अगर देखा जाए तो क्या ऐसा लग रहा है कि एक नौजवान रिप्रेजेंटेशन की हवा आ गई है, नौजवान रिप्रेजेंटेशन, यंग रिप्रेजेंटेशन जो है, अब हमारी कंट्री उसकी ज़रूरत महसूस कर रही है? तो आपको एज 43 यंग नहीं होता।
बट स्टिल 80 और 40 देखिए 50% मैं ये उम्र का फर्क है। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 43 इज अ, आप देखिए विवेकानंद किस एज के थे, बड़े बड़े लोग जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, दे वेर बिलो 30, देन दे वेर कॉल्ड यंग। 43 इज अ गुड एज। नहीं डॉक्टर मनीष, एक बात है, ये वो एज है जिसमें आपके पास थोड़ा सा तजुर्बा आ जाता है और बड़े कामों के लिए थोड़ा तजुर्बा जरूरी है। यही मैं कह रहा हूँ बस कि तजुर्बा जो है 23 और 43 में इतना फर्क है। कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है 25 साल, अगर हम मान लें कि जहाँ से वो काम करना शुरू करता है, तो आप देखिए 18 साल का एक्सपीरियंस इज नॉट अ जोक। 25 साल के एज से अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी फील्ड में अगर काम करें, आप 18 साल का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 18 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं, उसको हम ये नहीं आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपका कहने का मकसद ये है। तो ये जो है हमें इससे प्रॉब्लम है। मैं इसलिए ये आर्गुमेंट में दे रहा हूँ, मैं इसलिए मैंने कहा गडकरी साहब जब बने, बोला भाई यंग इसमें मुझे एतराज है। तो ही इज 53। अब देखिए राहुल गांधी, अरे भाई शादी नहीं किया कोई व्यक्ति तो उसका मतलब उसे थोड़ा ठप्पा लगा दे, 40 साल इज नॉट जोक। राहुल गांधी ठीक है, अच्छा यंग ही लगता है। नहीं, यंग लगना देखिए, आपको उससे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सब काम लेट से ही करोगे तो आप यंग भी लेट से ही होगे। इस आर्गुमेंट को कि ये यूथ और वो ये उसमें डिवीजन नहीं करना है। दिस मैन देखिए ये बड़े अहम पोजीशन है और यहाँ पे थोड़ा तजुर्बा चाहिए। देखिए दिस मैन इज ऑलरेडी, ही वाज ऑलरेडी अ बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर था उसका, है ना, और बहुत सारी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पहले भी लिए हुए हैं, एंड ही इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द होल ग्रुप। और लोगों को लगता है कि भाई ये आदमी नॉट ओनली ही कैन बी द फेस ऑफ टाटास, क्योंकि ये सोबर है, बढ़िया है, बहुत ही सौम्य है, सभ्य है। टाटा खानदान से तो नहीं है ये शख्स? खानदान से भी है। आप अच्छा, किस तरीके से? वो मैं कल देख रही थी, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ रही थी। जो ओरिजिनल मिस्त्री हैं, हाँ, इनके फादर का, हाँ, इनका जो एक लड़का है, हाँ, वो टाटास के साथ जो है एक लड़की से शादी हुई है, वो मैं पढ़ रही थी। तो ये एक कनेक्शन है, बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जैसे दामाद हो जाते हैं, हाँ, तो वो उनके परिवार का ही मामला है। तो ये चीज है, परिवार के बाहर माने फर्स्ट फैमिली से नहीं है, लेकिन दे आर रिलेटेड, बट इट इज इमटेरियल। रीजन क्या है कि आज इस देश के अंदर में जरूरत की बात है, बिल्कुल प्रोफेशनल लीडरशिप चाहिए जी। आज के डेट में वैसा व्यक्ति चाहिए जो आदमी फ्यूचर के ऊपर जो है वो फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बना सकता हो। रीजन क्या है, जो हमारा जो ओल्ड लीडरशिप है जी, दे बेसिकली है क्या कि दे स्टिल लिव इन दोस एरा। बिल्कुल। और एक जनरेशन गैप हो ही जाता है, बिल्कुल सही। और इस जनरेशन गैप को खत्म करने की कोशिश जो है टाटाज की तरफ से हुई है। अब देखिए कितना ये सक्सेसफुल होते हैं। वैसे एक ट्रेडिशन रहा है टाटा के बीच कि उनका जो मेन आदमी जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है, अगर इनके साथ सब कुछ सही चला तो कम से कम 30 साल तक जो है टाटा के ऊपर अपना आधिपत्य और उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो डॉक्टर मनीष, इजाज़त है, ख़त्म करें आज का अपना ये प्रोग्राम। और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और हमारी बातचीत भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या बात होती है, क्या कुछ होता है, वो हम आपको कल के प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। और आज हमने जितनी भी बात की है उसका मकसद ये नहीं था कि यहाँ पर बैठकर सिर्फ हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देते रहें। हमारा मकसद ये भी था कि आपका पूरा समर्थन हमको मिलता रहे। जिस तरीके से डॉक्टर मनीष ने इन्फ्लेशन पर बात की और जिस तरीके से महंगाई मुद्दे को लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि हम कुछ खुशफहमियों में गिरफ्तार हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि अरे महंगाई कम हो गई है, इस तरीके से ये कम हो गया, वो कम हो गया। हकीकत में अभी भी देखा जाए तो अवाम के लिए यानी आपके और हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है और जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का अपने प्रोग्राम। कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।